This conference will now be recorded. Very good afternoon, children. This is Praveen Sahu, and today we are going to start a new chapter from Volume 2, which is Data Representation and Visualization, chapter number 21 from R.D. Sharma, Applied Mathematics. This is 2021, new year, new month, and the first class of this year we are sitting together for the chapter Data Representation and Visualization, chapter number 21. मेरे ख्याल से book सबके पास है. The video is the class is being recorded. Now मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हम कैसे अप्रोच करें. नया चैप्टर है बिल्कुल, और कंटेंट वाइज देखें तो काफी कुछ पढ़ने के लिए है. डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैं बता दूं कि डेटा रिप्रेजेंटेशन का एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको मैं आपके सामने रखता हूं कि डेटा रिप्रेजेंटेशन वाली चीज आपने कहाँ किया हुआ था. आपको याद होगा क्लास 8 9 में आप हिस्टोग्राम बनाते थे, इवन 10th में ऑजिव्स बनाते थे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते थे, डेटा को रिप्रेजेंट करते थे. आप कभी पाई चार्ट भी बनाया होगा. स्टैटिस्टिक्स में आपने कभी डेटा को टेबल से कन्वर्ट करके बार ग्राफ बनाया होगा, रेक्टेंगल्स बनाए होंगे, उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम. ठीक है, मैं इंस्टाग्राम बोलने वाला था, सॉरी, ये हिस्टोग्राम है. लेकिन ठीक है, तो हिस्टोग्राम जो है वो आपने पढ़ा हुआ है और हिस्टोग्राम के बारे में भी आप जानते हैं. तो ये सारी जो चीजें हैं वो डेटा रिप्रेजेंटेशन और विजुअलाइजेशन की चीजें हैं. तो मेरे ख्याल से आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि किस तरह का आप मटेरियल पढ़ने जा रहे हैं, क्या है, और इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं. तो लाइक डेटा मेजरमेंट स्केल है एक, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे. लेकिन पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं. कुछ खास टर्मिनोलॉजी भी है इस चैप्टर में. अच्छे लेवल पे है काफी चैप्टर जो है वो, और क्योंकि आप अप्लाइड मैथ्स वाले हैं तो है ना, मजा आ रहा है अर्पित को देख के. क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा जो है वो थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, और फिर डेटा रिप्रेजेंटेशन है, देन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी. ये सारी चीजें आपने किया हुआ है, कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें. ठीक है, तो इसी को हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, और आपके 20.1 जो है उसमें क्या क्या कंटेंट है वो हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम आते हैं सीधे आर्टिकल पे आते हैं. आर्टिकल नंबर, पेज नंबर आ जाइए 21.4 पे. 21.4 डेटा रिप्रेजेंटेशन है. तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में हम जो है रॉ डेटा को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे लिखा जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन को आपको पता है. तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है तो आपको पता है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये कुछ आइडिया है ना, क्लास 10 की चीजें. प्रीवियस जो फ्रीक्वेंसीज है उनको ऐड करते जाते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिलती है. एग्जाम्पल नंबर 1 से समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है चैप्टर, क्या इसमें नया है, क्या पुरानी चीजें हैं. तो रौनक से शुरू करते हैं. रौनक सवारिया, प्लीज रीड एग्जाम्पल नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 21.7. Sir, can you tell me the page number once again? 21.7. Yes, sir. The frequency distribution of the ages of the inhabitants of two villages are given below. हाँ, टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेबल सारे लोगों को दिख रहा होगा. प्रिपेयर. Yes, sir. Prepare relative frequency distributions. ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये समझने के लिए आपको पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला नोट करना चाहिए. तो पहला वर्ड यही आपके सामने आ रहा है, व्हाट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज योर क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी. और जैसे परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं ना, बिल्कुल वही काम हो रहा है. तो रेशियो निकाल रहे हैं. क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, तो जैसे 0 से 5 के बीच में क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है विलेज ए के लिए? 18 है. और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 143 दिख रहा है. ऐड करिए, ठीक है, आप टर्न करिए, आंसर पे आपको टोटल फ्रीक्वेंसी लिखा होगा.
और ये आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना हुआ है, ये आप कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे 12.6 आ रहा है। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो, यस सर। रिलेटिव Yes, फ्रीक्वेंसी sir. का मतलब होता है कि टोटल फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में उस क्लास का क्या परसेंटेज है। तो टोटल के कंपैरिजन में आप देख लो 12.6% है, देन नेक्स्ट 5 to 10 का 18.2% है। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? आगे सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक ही क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, एग्जांपल नंबर 1। अगला एक्सरसाइज पे चलते हैं, विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा पे। बार ग्राफ पेज नंबर 21.10 पे आ जाइए। बार ग्राफ क्या है ये देखते हैं। बार ग्राफ एग्जांपल नंबर 1 पढ़ना है। कोमल जैन प्लीज पढ़िए। Yes, sir. The following table gives the number of students in class 9 in a school during academic year 1996 to 1997 to 2000 to 2001. कितने स्टूडेंट थे 11th 9th क्लास में, ये लिखा है स्कूल में, ठीक है। तो पहले इंटरवल पे कितने स्टूडेंट थे फर्स्ट सेशन में? नंबर ऑफ स्टूडेंट 96 एंड 97 में 57 75। तो बार ग्राफ समझ में आ रहा है, ईयर वाइज कैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, इससे समझ में आ जाता है ना कि स्कूल में एडमिशन बढ़े हैं, है ना। ड्यूरिंग Yes, द sir. कमिंग सेशन में Yes, जितने भी आ रहे हैं sir. उसके तो ये आगे Yes. चल के तो आपने कभी इस तरह का, तो ये बार ग्राफ है, ठीक है। देन बार ग्राफ में क्या हो रहा है कि फिर इसी के आगे आप एग्जांपल नंबर 2 पढ़िए। एग्जांपल नंबर 2 पढ़िए संस्कृति अग्रवाल। Yes, sir. The following table gives the number of vehicles passing through a busy crossing in Delhi in different time intervals on a particular day. Represent the above data by a bar graph. अब देखिए 8 to 9 आवर्स में आपको 300 दिख रहे हैं, 9 to 10 आवर्स में कितने व्हीकल क्रॉस करते हैं वो आपको दिख रहे हैं पर्टिकुलर डेट, ठीक है। तो ये Yes, चीजें sir. समझ में आ रही है बच्चों आप लोग, बार ग्राफ कैसे अलग अलग रेक्टेंगल्स बने हुए, ठीक है। लाइक नेक्स्ट टॉपिक है आपका पाई डायग्राम क्या है, ठीक है। थर्ड है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम के लिए सेक्टर वगैरह कैसे निकाला जाता है ये आपको पता है। सेक्टर एंगल, एक सर्कल में आपको बना के दिखाता हूँ। ये कुछ एंगल ऐसे मैंने बना दिया, सपोज 60 डिग्री है, तो ये कितना परसेंटेज है ये, तो ये समझने के लिए आपको 60 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 100 करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है कि क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई, अगर एंगल निकालना है आपको तो क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पे 100 नहीं करेंगे, यहाँ 360 करेंगे। बताओ 360 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि पूरा एक सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है? 360 डिग्री को, ठीक है। इसको बोला जाता है सेक्टर एंगल। लिखो, फॉर्मूला लिखेंगे सेक्टर एंगल के लिए, बुक में लिखा हुआ है 21.11 में सेक्टर एंगल के लिए फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप नोट करेंगे Yes, sir. पहले। ओके, सेक्टर एंगल समझ में आ गया क्या? एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है पाई चार्ट का, उसको टेबल आपको रीड करना है। जय जैन, आर यू रेडी फॉर दैट? Yes, sir. पढ़िए। Example 1. The following data relate to the cost of construction of a house in Delhi. तो टेबल भी पढ़ो। सेंट्रल एंगल बनाना है आपको। एक एग्जांपल आपको बताया, सीमेंट जो है वो 20 एक्सपेंडिचर है, और ऐसे देखा जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है यहाँ पे? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ये समझ में आ रहा है क्या आपको? या प्राइस है 20%? क्या है ये 20 जो है वो? क्या चीज बताइए। अगर ये एक ऐसा सर्कल है तो ये जो 20% है वो सीमेंट है, 18% स्टील है, ब्रिक्स है, ठीक है, टिम्बर है, लेबर है, और मिसलेनियस 12%। जैसे एक पूरे सर्कल में आप रिप्रेजेंट तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। बट व्हाट आई थिंक, मेरे पास कुछ बढ़िया, आपके पास बढ़िया ऑप्शन है आपको इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। और
लेट्स ट्राई, ठीक है। एक वेबसाइट आपको हम ले चलते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे ले चलते हैं, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां से हम पाई चार्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि न सिर्फ पाई चार्ट बल्कि आने वाले जितने भी ग्राफ्स हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इनको हम समझेंगे। एक मैंने कभी आप लोगों से डिस्कशन किया होगा, दैट मोड इज दैट मीडियम इज द जियोजेब्रा। तो कैन यू सी द जियोजेब्रा? इज इट विजिबल? Yes, sir. ओके गुड, ये एक जियोजेब्रा आपको दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक स्प्रेडशीट जैसी कोई चीज दिख रहा होगा, कैन यू सी? वन वेरिएबल एनालिसिस, ठीक है। जब हम कोरिलेशन रिग्रेशन वगैरह पढ़ेंगे तो भी यहाँ पे काफी चीजें हम लोग उस पर काम करने वाले हैं। तो लेट्स सी कि इस पे ये किस तरह से दिखाई देने वाला है, या यहाँ पे क्या चीजें हैं, ठीक है। तो इस पे डिटेल पे चलेंगे, हम लोग बात करेंगे इस पे, क्या है ये, किस तरह का प्लेटफॉर्म है, क्या मोड है। ओके फाइन, ठीक है। एक तो इस पे काम होने वाला है अभी, और द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास एक्सेल शीट होगी सबके पास। इसलिए बोलता हूँ कि अभी आप लोगों को मोबाइल से बाहर निकलना चाहिए और डेस्कटॉप या लैपटॉप पेरेंट को बोलिए ताकि वो आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप दिला सकें। काफी सारे प्रोजेक्ट वर्क आपके एक्सेल शीट पे होने वाले हैं, और एक्सेल शीट पे काफी हम काम करने वाले हैं अभी। एक एक्सेल शीट में आपको दिखाता हूं अभी, जिसमें सारे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या टेक्निकलिटी है, उन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो पेज जो है वो क्लास का काफी अभी स्लो होने वाला है, और एक्चुअल में डेटा क्या है वो समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स क्या है एक्सेल शीट पे जाना पड़ेगा। कि आप लोगों के पास है अभी कंप्यूटर पे बैठे हैं कोई डेस्कटॉप वगैरह पे? नहीं, No, जिनके sir. पास मैं है, बैठा हूँ। No, sir. जिनके पास है वो एक्सेल शीट ओपन कर सकते हैं, साथ में प्रैक्टिकल कर सकते हैं मेरे साथ, और काफी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आप जल्दी सीखेंगे। बट जिनके पास मोबाइल है उनको दिक्कत जाएगा, वो सिर्फ देख पाएंगे, वो प्रैक्टिकल कर नहीं पाएंगे। तो ये पूरे टॉपिक आप प्रैक्टिकल करके ही पढ़ने वाले हो, आने वाले 5-6 चैप्टर सारे, ठीक है। तो इसके लिए डेस्कटॉप मस्ट है, या तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए जिसपे आप एक्सेल शीट वगैरह ओपन कर सकें, राइट। मोबाइल या टैब के अपनी लिमिटेशंस हैं, बहुत ज्यादा उस पर एक्सपेरिमेंट करते बनता नहीं है। बट डेस्कटॉप है आपके पास, या कंप्यूटर पे बैठे हैं, या आपके पास लैपटॉप, इस तरह की चीजें, तो आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए एक्सेल शीट ओपन कर लेंगे जिनके पास है। प्लीज रेज योर हैंड कि जिनके जिनके पास एक्सेल शीट अभी है, जो कंप्यूटर पे बैठे हैं। एक्सेल शीट कौन कौन रखा है, हाथ उठाओ। हाँ जय, प्लीज रेज योर हैंड। कौन, ये क्या है? नहीं, किसी के पास नहीं, अभी कोई नहीं बैठा है। No, sir. चलिए कोई बात नहीं, आपको क्या करना है वो ध्यान से आप लोग समझिएगा। मैंने पूरी बात आपको बता दी, पूरी कहानी बता दी आपको कि क्यों आपको आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल मैं कुछ यहाँ पे टाइप करूंगा, ठीक है। और ये मैंने मैग्नीफाई कर दिया है, जूम कर दिया है मेरे स्क्रीन को, आपको काफी बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, लाइक यहाँ पे आपका एग्जाम्पल जो लिखा है, ठीक है, वही मैं टाइप कर रहा हूँ। यहाँ आइटम्स लिखे हुए हैं, क्या क्या आइटम्स हैं, देन एक्सपेंडिचर है यहाँ पे, और एक्सपेंडिचर के बाद हम जो है वो सेंट्रल एंगल क्या बनेगा ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले तो जो भी इस पे आइटम्स हैं कॉलम वाइज हम बना रहे हैं अब इसको। तो पहला आइटम जो है वो ये है सीमेंट, देन स्टील, देन ब्रिक्स, ठीक है। अभी मैं कुछ 2-3 आर्टिकल इस पे लिख देता हूं,
जितने लिखे हुए हैं। देन आते हैं टिम्बर पे, टिम्बर, ठीक है। नेक्स्ट इज लेबर, देन नेक्स्ट इज मिसलेनियस। ये इतने आपके आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो 100 रुपए में 20 रुपए सीमेंट पे खर्च हो रहे हैं, 100 रुपए में 18 रुपीज एक्सपेंडिचर ऑन स्टील। आउट ऑफ 100 रुपीज अगर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 10 रुपए ब्रिक्स पे खर्च हो रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं? ये किसी यहाँ ऊपर डिटेल लिखा भी हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इन दिल्ली क्या कॉस्ट आता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है। टिम्बर का मतलब समझते होंगे लकड़ी से रिलेटेड जो सामान होते हैं टिम्बर होते हैं। लेबर चार्ज भी आप समझते हैं 25। देन मिसलेनियस बहुत छोटे छोटे बहुत सारे खर्च हो जाते हैं, यू नो, उसके अलग से लिख दिया इसने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये आपका एक टेबल तैयार है। एक्स सेंट्रल एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं वो आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए पहले बात तो हम लोग जो एक्सपेंडिचर आया है वो, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि ये कितने रुपए में आया एक्सपेंडिचर वो आपको पता करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको टोटल करके देखो तो आपको मालूम चलेगा कि ये 100 है। क्या इसको टोटल कैसे करना है? टोटल करने के लिए दिख रहा है ऑटो सम, ये ऑटो सम पे मैं जाऊंगा या सम पे भी क्लिक करूंगा और इसको एंटर प्रेस कर दूंगा तो 100 दिखा रहा है। तो देखो ये आपका 100 जो है वो सम है। क्लियर है क्या? 100 इज द सम। तो 100 Yes, रुपए sir. का खर्च का हिसाब रखा है। ये हमने परसेंटेज लिया था देखो। अभी ये अब इसको अगर मैं सेंट्रल एंगल पे चेंज करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 360 डिग्री से। 72 डिग्री आ गया एंगल, सेंट्रल एंगल। ऐसे ही बाकी फॉर्मूलों को मैं देखूंगा तो बाकी फॉर्मूले भी मुझे मिल गए और एंगल आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सिंगल डिजिट में निकल गए। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने वो समझ में आया कि आप लोगों को सेंट्रल एंगल के Yes, लिए? sir. यस। Yes, sir. अब सवाल तो ठीक है सर, ये तो लोग हमको इसको रिप्रेजेंट करना है पाई चार्ट में, तो क्या करना पड़ता है? एंगल तो मिल गया, अब इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या होगा? एक सर्कल बनाएंगे, 72 डिग्री सीमेंट पे आ जाएगा। तो बस यही आपको करना है। देखो मैं आपको यहाँ पे अब दिखाता हूँ कि ये आपका जो ड्रॉ लिखा है, ड्रॉ में क्या है देखते हैं इसमें, ठीक है। ड्रॉ कर सकते हैं मतलब, ठीक है। ये सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल बना दिया। अब ये 72 डिग्री आपका आ जाएगा, ठीक है। ये 72 डिग्री जो है वो सीमेंट का है, 64 डिग्री, ऐसे ऐसे ये एंगल बन जाएंगे। इसी को पाई चार्ट बोलते हैं। बट ये जो चीज है इसको हम लोग डेटा में कैसे दिखाएंगे या ग्राफ में हम कैसे दिखाएंगे वो चीजें हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ व्यू में जाते हैं एक्सेल शीट पे, और व्यू में जाने के बाद कहीं दिख रहा है क्या? इंसर्ट दिख रहा होगा, इंसर्ट, इंसर्ट दिख रहा है? नॉट Yes, sir. रिस्पॉन्डिंग। रुक जाओ। तो आप लोगों को करना क्या है? कल से कंप्यूटर पे बैठना है, डेस्कटॉप पे बैठना है। ये इंश्योर कर लेंगे कि आपके डेस्कटॉप पे वेबकैम लगा हो, ठीक है, कैमरा हो इनबिल्ट उस पे। ज्यादातर लैपटॉप वगैरह पे होता है। तो घर पे अगर आपके जो बड़े लोग होते हैं जो घर पे लैपटॉप वगैरह रखते हैं और आपको नहीं दे रहे हैं लैपटॉप, तो उनको बोलिए कि आपको लैपटॉप दें, ठीक है आपको, क्योंकि उस पर पढ़ाई करना है। और कोई दिक्कत है तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरे से बात करा देना पेरेंट्स की, ठीक है। बट यू आर रिक्वायर्ड नाउ कि आपके पास एक लैपटॉप मस्ट है ताकि आप उसको कैरी कर सकें। और साथ में बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट वर्क भी हैं इस साल जो आपको करने हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि स्क्रीन पे देखिए बहुत सारे ग्राफ दिख रहे हैं छोटे छोटे। कैन यू सी? यहाँ पे इधर देखो, दिख रहे हैं ना ग्राफ? Yes, sir. बहुत सारे मैप है, बहुत सारे। इससे पाई चार्ट कौन सा दिखा? छोटा सा एकदम पाई चार्ट दिख रहा है ना? पाई चार्ट 2D में भी है, 3D में भी है। मैं आपको पहले 2D में दिखाता हूँ कि पाई चार्ट कैसे बनेगा। तो ये पाई चार्ट बनेगा कैसे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? इसको सेलेक्ट करना पड़ता है। पहले तो ये जो ड्राइंग है उसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है।
तो ये मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लिख के दिखा रहा था, एंड देन मैं इसको डिलीट भी कर रहा हूँ। ये पूरा सेलेक्ट हो गया, मैंने डिलीट कर दिया। अब जो चीज हम करने वाले हैं वो ये है कि कहाँ चला गया, हाँ, अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमने बनाया है उसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद हम जो है वो सेंट्रल एंगल जो है उस पे चल रहे हैं। तो इस पे इंसर्ट पे गए और ये पाई चार्ट जो है वो उस पे मैं गया। तो कैन यू सी टिम्बर कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, देखो मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ी। कैन यू सी दैट ग्राफ पाई चार्ट? अब बताओ ज्यादा Yes, खर्च sir. किस पे आ रहे हैं? Yes, sir. पाई चार्ट को देख के आपको समझ में आ रहा है ज्यादा खर्च किस पे आ रहा होगा? जिसमें ज्यादा कलर, ज्यादा एंगल दिख रहा होगा, ज्यादा जो सेक्टर जिसका बड़ा होगा। बड़ा सेक्टर कौन सा है? यहाँ पे ब्लू कलर का दिख रहा है, डार्क ब्लू। लेबर में बहुत खर्च होता है। तो अब डेटा को हम सामने रखते हैं तो क्या इंटरप्रिटेशन समझ में आता है? विजुअलाइजेशन चल रहा है। देखो जो चैप्टर का नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन तक पहुंच गया हम। कैन यू सी विजुअलाइजेशन? Yes, sir. बताओ क्या समझ में आ रहा है? इस विजुअलाइजेशन से क्या समझ में आ रहा है आपको? इसमें बहुत सारे देखो अलग अलग इसमें ये इसमें वैल्यू आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा। ये कितने कितने एंगल है, 12% दिख रहा है ना, 10% आ गए, देखो अपने आप आ गए कि Yes. नहीं आ गए? स्टील Yes, 18%, sir. ये 5। तो अब आप देख के बता दो, ऐसे ही आपको मालूम चल रहा है कि 25% या लेबर पे खर्च होते हैं। कंस्ट्रक्शन काम में लेबर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप आगे चल के कभी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस होगा, उस फील्ड में आप जाओ, तो आपके दिमाग पे ये स्टैटिस्टिक्स रह सकते हैं ना। अगर आप कहीं नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो वहां प्राइस पता करेंगे कि नहीं, कि सीमेंट का क्या प्राइस है, स्टील का क्या प्राइस है, ब्रिक्स की क्या प्राइस है, लेबर चार्जेस क्या है, Yes. टिम्बर क्या है, मिसलेनियस क्या है। Yes, अगर आप sir. ऐसे पाई चार्ट बनाएंगे Yes, तो आपको sir. आपका पूरा Yes, sir. आइडिया हो जाएगा कहाँ कहाँ कितना पैसा लगने वाला है, कौन सी चीज सस्ती है, कहाँ पैसे बचाए जा सकते हैं, बिजनेस आप जो करने वाले हैं उसमें क्या प्रॉफिट क्या लॉस आपको हो सकता है। तो ये डेटा इंटरप्रिटेशन क्यों जरूरी है, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है क्या? पिक्चर क्लियर है Yes, sir. बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, Yes, वेरी sir. गुड। तो देखिए हमने अभी डेटा जो एक नॉर्मल टेबल पे दिख रहा था वो एक बिल्कुल अलग चीज हो गई, बट उसी को हम जब एक्सेल सीट से हटा करके, ठीक है, जब हम उसको पाई चार्ट में रख देते हैं तो उन्हीं डेटा के इंटरप्रिटेशन बदल जाते हैं, उनके विजुअलाइजेशन, उनके एनालिसिस सामने आने लगते हैं। क्लियर है क्या? तो पूरे डेटा के बारे में एक डिटेल एनालिसिस हम लोग पढ़ने वाले हैं इस साल। काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को मजा भी आएगा। अभी तक आप एक स्टैंडर्ड जो मैथमेटिक्स होता है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ रहे थे। लाइक बिल्कुल जो साइंस सेक्शन के बच्चे पढ़ते थे, मैथमेटिक्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी, ये वो बहुत सारी चीजें आप अभी डिफरेंट तरह का मैथमेटिक्स आप पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया अप्लाइड मैथ्स के लिए। करेक्ट? हाँ, नया साल कुछ नई चीज सीखने वाले हो आप। करेक्ट। तो ये समझ में आया क्या पाई चार्ट, या नहीं आया मुझे बता दो। Yes, sir. आगे. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही हम बार डायग्राम भी आपको दिखाएंगे। बार डायग्राम या बार ग्राफ जिसको बोला जाता है। तो बार ग्राफ, अगर मैं इसी चीज को, सेम चीज को बार ग्राफ में शो कर देता तो ये कैसे दिखाई देता, देखिए आप। ठीक है, तो बार ग्राफ में मैं शो करने वाला हूं कि 2 कॉलम मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गया, और बार ग्राफ के लिए मेरे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, बार ग्राफ पे मैं जाता हूं और देखता हूं कि यहाँ पे क्या चीजें हैं। ठीक है, कौन सा बार मुझे लेना चाहिए इसमें, तो वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो कौन सा वाला लेना चाहिए, तो हिस्टोग्राम हो जाएगा। दिख रहा है आपको हिस्टोग्राम ये? Yes, Yes, sir. sir. ओके, और कुछ इसके अलावा? रिकमेंडेड, देखो रिकमेंड कर दिया कि इसमें कौन सा फिट बैठेगा, तो इसमें बार चार्ट एक रिकमेंड किया मुझे और मैं बार चार्ट सेलेक्ट कर लिया। और ये देखिए इसका विजुअल आपको दिख रहा होगा। तो आपको अभी भी दिख रहा है कि लेबर की हाइट बार में सबसे ज्यादा है, सबसे कम हाइट में ब्रिक्स लग रहे हैं। ठीक है, तो ये इससे आपको काफी कुछ समझ में आ जाता है। चाहे आप पाई चार्ट से रिप्रेजेंटेशन करें ग्राफ का, चाहे आप बार ग्राफ से करें, तो काफी चीजें जो है आप समझ सकते हैं। क्लियर है कि ये चीज में आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ? विजुअलाइजेशन हो रहा है, आप डेटा को सिर्फ प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं बल्कि आपके आंखों के सामने उसे आप देख सकते हैं। आप जिन चीजों को देखते हैं उनके मीनिंग जल्दी समझ में आते हैं। क्लियर है ना?
आंखों से देखा जाता है वो चीजें ज्यादा दिनों तक याद रहती है, लाइक पिक्चर्स, वीडियोस, तरह की चीजें, इमेजेस। ठीक है, क्लियर है क्या? Yes. थोड़ा आगे Yes, बढ़ते sir. हैं। पाई Yes, डायग्राम, sir. पाई डायग्राम मेरे ख्याल से आपको काफी डिटेल में समझ में आ गया होगा, और एग्जांपल नंबर 2 आप ट्राई करिए, बनाई के देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है आपका हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम में क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो हिस्टोग्राम के लिए बड़ा आसान है, इसी को मैं हिस्टोग्राम पे भी बना सकता हूँ। और हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल होते हैं, आपको दिख रहा होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है। एंड देन क्लास अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो कंटिन्यूअस बनाए जाते हैं। तो काफी कुछ इसमें इलस्ट्रेशन है, काफी कुछ उसमें समझने लायक है। एडजस्ट कैसे करते हैं फ्रीक्वेंसी को, ये सारी चीजें हैं। कंस्ट्रक्शन है, इलस्ट्रेशन काफी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है इसके बाद। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाइए सारे लोग, पेज नंबर 21.16 पे। और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं वो मैं टाइप कर देता हूँ जल्दी जल्दी आपके लिए। पहले इलस्ट्रेशन नंबर 4 कोई पढ़िए तो, एनीवन? अदिति? Yes, sir. Draw a histogram for the mark of students given below. Marks 0 to 10, 10 to 30, 30 to 45. ओके। पहला इंटरवल है 0 to 10, देन सेकंड इंटरवल है 10 से 20, ठीक है। 30. 10 से 20, अक्टूबर क्यों प्रिंट कर रहा है भाई? ये भी चेंज करना पड़ेगा। नॉट जनरल, इट्स टेक्स्ट ओनली एंड ओके। 0 से 10, 10 से 20, 10 से So 10 20, to 30. देन 10 से 30, सॉरी, ठीक है। 10 से 30 है, फिर अगला क्या है? 30 to 45. तो आप मुझे बताओ कि क्लास इंटरवल की जो गैप है वो एक जैसे है कि अलग अलग गैप है? विड्थ एक जैसे है, अलग अलग है? So अलग अलग-अलग. गुड। तो क्या अलग अलग है हम लोग ये देखते हैं पहले, है ना। ओके चलिए, अभी देखते हैं हम क्या क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, मार्क्स कितने मिले। 8, 32, 18, देन 10, देन 6, ये दिख रहा है आपको सारे लोगों को। अभी मैं हिस्टोग्राम सेलेक्ट करता हूँ, और हिस्टोग्राम आपको दिख रहा है, ये हिस्टोग्राम है, ठीक है। आप बोलेंगे कि ये कैसा बन गया, ये किस तरह का हिस्टोग्राम है? तो ये क्या हिस्टोग्राम सही बना है कि गलत बना है? अब बताओ, गलत बन गया ना, क्योंकि इसने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया बता दो? फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट नहीं किया है। तो ये रिकमेंड नहीं कर पा रहा है ये, ठीक है, कि ये कौन सा चार्ट पे फिट बैठेगा और हिस्टोग्राम जो है वो कैसे अच्छा बनेगा। तो अभी तो ये कंप्यूटर जनरेटेड है, ये बना नहीं पा रहा है ग्राफ को, ठीक है। फिलहाल आपको इसको मॉडिफिकेशन करना सिखाते हैं कि मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे क्लास में और फ्रीक्वेंसी में। तो फ्रीक्वेंसी में हम जो है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो आपको समझाते हैं। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि पहली बात तो ये कि फ्रीक्वेंसी सबके अलग अलग है, तो उसको आपको सेम बनाना है। तो यहाँ सबसे मिनिमम कौन सा है जो उसका क्लास साइज है, बता दो। क्लास साइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लास साइज 10 है, यहाँ पे 20 है, क्लास साइज दिख रहा है ना। देन Yes. 20. नेक्स्ट क्या है? 20 के बाद 15 है, 15, 5. 5, 15, 5, 10. क्लास साइज 15 है। 5, देन उसके 10. बाद क्या है? 5 and 10. 5 यहाँ पे and 5 है, 10. यहाँ पे वापस। तो आपको क्या लगता है कि क्लास साइज मिनिमम क्या है यहाँ पे? मिनिमम क्लास साइज क्या है यहाँ पे? 5. 5. ओके, तो 5 यहाँ पे मिनिमम क्लास साइज जो है वो 5 है, और यहाँ पे जो इसका खुद का क्लास साइज है वो क्या है? मतलब 5 में इसको 10. एडजस्ट कर दें, 10. तो मिनिमम क्लास साइज आपको 5 का, और खुद का जो इसका क्लास साइज जो है वो कितना है? 10 है, करेक्ट।
और इसकी कोई फ्रीक्वेंसी भी है। क्या फ्रीक्वेंसी इसकी? इसमें कोई फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है ना, 8 है। तो अब बताओ अगर 5 के इंटरवल पे तोड़ूंगा तो ये कितना आएगा? हाफ आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ये 4 आ रहा है Yes, समझ sir. में कि नहीं आ रहा है? तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को ये 4 क्यों आया बता दो? क्योंकि सर मिनिमम 5 है, दिख रहा है ना, मिनिमम 5 है। तो 5 के हिसाब से अगर Yes, मैं sir. इसको हिस्टोग्राम बनाऊंगा तो क्या होगा? 5 के हिसाब से अगर मैं हिस्टोग्राम बनाऊंगा तो क्या होगा? 5 के हिसाब से हिस्टोग्राम बनाऊंगा तो ये 8 क्या बन जाएगा? इसमें 2 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ना 5 की। दो गैप हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो मैं Yes, sir. ये Yes, यहाँ पे sir. कितना गैप आ रहा है? 3 गैप आ रहा है। तो क्या करना चाहिए? 32 को 3 से डिवाइड करना चाहिए कि 4 से डिवाइड करना चाहिए? गैप कितना आ रहा है? 4 है ना। 5 20 का गैप, तो ऐसे 4 बन सकते थे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो हम क्या कर रहे हैं इसको? Yeah. 32 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से 32 4. को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, और 32 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है? 8 आएगा। तो ये यहाँ पे हाइट हमको लेना पड़ेगा 8। देन 18 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से। 3. क्योंकि 3 क्यों? 3. क्योंकि यहाँ पे 15 है तो 3 बन सकते थे। तो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 6 आ जाएगा। अब ये तो जैसा है वैसे ही लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि सबसे मिनिमम यही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देन वापिस 6 है, Yes, तो sir. यहाँ पे कितने 10 है तो 2 आएंगे यहाँ पे, है ना। 5 के 2 बन सकते हैं ऐसे। तो हम क्या कर रहे हैं कि Yes, 6 sir. को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 6 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से। 3 से कि 2 से? किसे करना था? 2. 2 से क्यों डिवाइड करना था? क्योंकि 2 बनते ना। Yes, sir. Yes, sir. 10 को 5 के 2 बना सकते हैं। ये चीजें समझ में आ रही है? अब ये हिस्टोग्राम में बनेगा कैसे? तो मैंने पहले मार्क्स और देन एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी दोनों को सेलेक्ट किया, और फिर क्या कर दिया? उसको हिस्टोग्राम पे ले जाके ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या बन गया बता दो? कुछ बना या नहीं बना? मुसीबत Yeah. कहाँ पे हो गई? मुसीबत ये हो गई कि ये क्या नंबर है, इसको समझ नहीं पा रहा है ये। ठीक है, तो मैं मिड पॉइंट ले लूं तो चलेगा क्या हिस्टोग्राम का? मिड पॉइंट ले लें हिस्टोग्राम का? मिड पॉइंट लेना आता है ना क्लास का? Yes, sir. मिड पॉइंट क्या होगा? यहाँ पे 5 Yes. होगा, देन 20. 20 होगा, देन बताइए आगे। 35. 37.5. हाँ 37.5. 37.5. 35.5। नेक्स्ट 47.5. 37.5. नेक्स्ट Sir, ये सही है ना? 37.5. 37.5 कौन सा? Yes. हाँ अभी ठीक है। Yes, sir. अब Yes, ये sir. मिड पॉइंट, अब ये Yes, sir. मिड पॉइंट दिख रहे हैं, उनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये इनपुट में हिस्टोग्राम में क्या शो करता है। ये क्या गड़बड़ क्या हो रहा है? बार बार क्या एरर आ रहा है? कहाँ पे एरर आ रहा है? बताइए। हाँ गुड 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 गुड। ये क्या आ गया नया? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टू लोएस्ट फ्रीक्वेंसी चला गया। मोर स्टैटिस्टिक्स चार्ट। हिस्टोग्राम पे ये क्यों नहीं आ रहा है? कॉलम्स, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर मैं इन दोनों का ड्रॉ करूं तो पहले भी वही आ रहा था क्या? हिस्टोग्राम में होता है कि वो पास पास होते हैं, यहाँ पे जैसे दूर दूर दिखा रहा है ना ये, मगर इस पे पता नहीं कंप्यूटर जनरेटेड ये तो हिस्टोग्राम बात ठीक से क्यों नहीं है ना। तो
लेट्स सी कि ये क्या चीज है, कुछ तो गड़बड़ है इस पे, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो हिस्टोग्राम हम देखते हैं इसमें क्या एरर क्या आ रहा है, बट आप समझ गए मेरे ख्याल से बनाते कैसे हैं। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी समझ में आया सारे लोगों को? आप सर देखिए, मेरे में तो Yes, दिखा sir. रहा है, Yes, sir. Yes, sir. आपको मेरे दिखा में रहा तो होगा। सही दिखा रहा है। यस सर। हाँ आपको इसीलिए बोला कि आप लोग कंप्यूटर रखेंगे ना, आप लोगों को कुछ लाइव एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा शायद, ठीक है, कुछ एरर होगा, कुछ सेटिंग में दिक्कत होगी, आई विल चेक दैट, ठीक है। बाकी समझ में आ गया Yes, sir. एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी? Yes, sir. Yes, sir. क्लासेस लंबी Yes. चलेंगी, पहले से मैं बता चुका था आप लोगों को, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कॉपरेशन करना पड़ेगा। सोचना सर टाइम ओवर हो गया, आप पढ़ा रहे हैं, तो आई नीड योर कॉपरेशन प्लीज। ओके फाइन, तो यहाँ तक चीजें हो गई। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी आपने किया होगा, क्लास 10th में आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ा होगा आई थिंक, करेक्ट? पढ़ा है ना? Yes, sir. फ्रीक्वेंसी sir. पॉलीगन मैं आपको शो कर सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आसान है इस पे दिखाना। तो ये आपको एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लास इंटरवल अभी भी सेम नहीं है, तो क्लास इंटरवल आपको सेम बनाना चाहिए। आपको दिख रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 21.21, आर्टिकल में चले जाइए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन 21.6.2 पे पेज नंबर, और यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन समझ सकते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार ग्राफ, एक पाई चार्ट, एक हिस्टोग्राम, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इन सबको ड्रॉ करके एक एक क्वेश्चन आप मुझे आज भेजने वाले हैं, ठीक है, अच्छी हैंडराइटिंग में, और ग्रुप में आप उसको वहां जहां आपको बोला गया था वहां अपलोड कर दीजिए। एक फोल्डर बनाइए चैप्टर के नाम से, ठीक है, चैप्टर नंबर लिखेंगे 21 पॉइंट डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन, वहां आप अपलोड करेंगे आज। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंस्ट्रक्ट करना है आपको, पेज नंबर 21.23 दिख रहा होगा, काफी सारे इसमें इलस्ट्रेशंस हैं। देन एनर्जी भी आता है जिसपे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बोला जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप समझते हैं, एडिट करते जाते हैं, ये सब आपने क्लास 10th में किया हुआ है, राइट? Yes. कर लेंगे, ऑजी बना लेंगे। फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है, मोर देन लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों आता होगा आपको बनाना। Yes, तो sir. 21.2 तक अगर आप Yes, देखें sir. पूरे चैप्टर में, तो सिर्फ डेटा रिप्रेजेंटेशन है, काफी आसान है, पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। डेटा रिप्रेजेंटेशन वाली चीज समझ में आ गई? क्या क्या चीजें बताइए, जल्दी से समराइज करिए चैप्टर में पूरा क्या क्या है, निकिता? Sir, different type of data, pie chart, relative frequency distribution और पाई डायग्राम्स है, फिर हिस्टोग्राम्स है, और फिर फ्रीक्वेंसी टेबल है, और मोर देन लेस देन फ्रीक्वेंसी, और ये ठीक है, तो चीजें समझ में आई। नया क्या है बताइए आप लोगों के लिए, आज की क्लास में नया क्या था? ऐसा कौन सी चीजें जो आप नहीं जानते थे, या आई मीन नया कुछ भी नहीं था, ये समझ में आया आप लोगों को? नथिंग वाज न्यू कि हाँ इसको पहली बार जान रहे हैं, आपने ये पहले भी किया होगा, क्लियर है क्या? यस प्लीज टेल मी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया है कि नहीं 10th में? Yes, sir. ठीक है, गुड। अभी क्या करना है आप लोगों को वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अभी टास्क क्या है, आज का टास्क क्या है वो आप लोग देखेंगे, बस 2 मिनट और लेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 22 नहीं पढ़ने वाले हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, 23 जरूर करेंगे, कल करेंगे हम लोग, ठीक है, डिस्पर्सन पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको अप्लाइड मैथ्स का एक फोल्डर दिख रहा होगा सारे लोगों को, कैन यू सी द फोल्डर? Yes, sir. से अगर Yes, मैं sir. यहाँ Yes, sir. पे कोमल जैन का एक फोल्डर दिख रहा है मुझे, कोमल जैन का फोल्डर मैंने ओपन किया और बहुत सारी फाइल इसमें दिख रही है। आपको क्या करना है, इसमें एक फोल्डर क्रिएट करना है, न्यू पे जाएंगे, ठीक है, और न्यू पे आप जाएंगे तो भी आप फोल्डर बना सकते हैं, यहाँ पे फोल्डर दिख रहा होगा प्लस फोल्डर, ठीक है। तो फोल्डर आपको बनाने कैसे वो देखिए, चैप्टर नंबर डालेंगे 21, चैप्टर का नाम लिखोगे, चैप्टर का नाम क्या है? डेटा representation and visualization. रिप्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, ये फोल्डर बन गया।
ये फोल्डर बन गया, फोल्डर को क्लिक किया आपने। अब आप इस चैप्टर से, मैंने कहा कि हर एक टाइप के एक एक क्वेश्चन बना लीजिए, एक बार ग्राफ का, एक पाई चार्ट का, हिस्टोग्राम का, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का, ऑजीव का, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बना लीजिए, लेस देन का भी एक बना लीजिए, मोर देन का भी एक बना लीजिए अगर है तो, और सारे इलस्ट्रेशन में लिखे हुए हैं, बना के बढ़िया यहाँ पे अपलोड करेंगे सारे लोग। क्लियर है क्या? अपने अपने फोल्डर में। यस सर। क्लियर है? अभी थोड़ा सा अब आपको इस तरह से चैप्टर का नंबर और उसका नाम दोनों लिखना है, और फिर उस पर आपको पीडीएफ फाइल डालनी है, करेक्ट? अब उसके बाद आप जितने भी अपडेशन होते जाएंगे उस फोल्डर पे आप रखते जाना, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी होगा। क्लियर है क्या? चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। Yes, sir. Thank you, sir.